ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 421 से आगे की कहानी। मीसा रेहान के साथ बाहर घूमने गई थी और वो देर रात तक घर नहीं लौटी थी, तो उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मीसा ने अपनी डैड को कॉल करके बताया कि वो आज मधु के घर पर ही रुकेगी, क्योंकि उनकी गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो गई थी। सुबह मीसा और मधु घर आ गए थे। अर्णव जी ने मधु से उसके मॉम डैड के बारे में पूछा तो वो भी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। कोमल जी को दवाइयों के कारण आजकल बहुत नींद आने लगी थी। राजवीर इसकी की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ तरकीब लगाता है जिससे उसकी नाराजगी दूर हो जाए और उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करवाता है। कीर्ति अपने मॉम डैड को लेकर परेशान थी कि तभी गेट पर कोई आ गया। कीर्ति के घर में कीर्ति की मॉम स्वाति कॉलेज चली गई थी और वहीं अभिनय अभी भी अपने कमरे में था। कीर्ति किचन में अभिनय के लिए कोल्ड कॉफी बना रही थी, क्योंकि अभिनय को वो ये बहुत पसंद थी। यूँ तो दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, लेकिन जब से अभिनय परेशान रहने लगा था तब से कीर्ति उसका मूड अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। वो हॉल में ही बैठी थी कि तभी उसका डोरबेल बजने लगा। वो बाहर दरवाजा खोलने गई। उसके जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने मिहिर खड़ा था। उसने उसे देखते ही कहा, मिहिर तुम? तभी मिहिर ने कहा, कीर्ति मुझे तुमसे बात करनी है। कीर्ति ने जैसे ही मिहिर को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो यहाँ अचानक कैसे आ गया था। मिहिर ने कहा, अब मुझे यूं ही बाहर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाने का इरादा है? मिहिर ने जैसे ही कीर्ति को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेरंग जिंदगी में जैसे जान ही आ गई थी। कीर्ति ने मिहिर से कहा, ओहो आई एम सॉरी, आ जाओ मिहिर। कीर्ति यूं अचानक मिहिर को अपने घर के बाहर देखकर हड़बड़ा गई थी। मिहिर ने इतने दिनों के बाद कीर्ति को देखा था, इसलिए उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। वहीं कीर्ति भी मिहिर को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी, क्योंकि उसने भी कई दिनों के बाद मिहिर को देखा था। मिहिर कीर्ति के साथ अंदर आया और हॉल में बैठ गया था। मिहिर ने कहा, कीर्ति हुआ क्या है तुम्हें? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कीर्ति ने इधर उधर देखते हुए कहा, मिहिर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मिहिर ने कीर्ति से कहा, तो कैसा है कीर्ति, मैंने कोई गलती की है क्या? कीर्ति ने मिहिर से कहा, मिहिर ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें सारी बात अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मिहिर ने कीर्ति को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। कल रात ही उसने ये फैसला कर लिया था कि कल वो कॉलेज जाकर कीर्ति से मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज गया तो उसे कीर्ति वहाँ नहीं दिखी थी। इसलिए वो सीधा उसके घर पता करने के लिए आ गया था कि क्यों कीर्ति कॉलेज नहीं गई है। उसके सब्र का बांध अब टूट गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कीर्ति उससे आजकल बात क्यों नहीं कर रही थी और कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। इन सभी सवालों का जवाब उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बिना बताए यूं कीर्ति के घर आ गया था। कीर्ति ने मिहिर से पूछा, तुम्हें मेरा घर कैसे मिला मिहिर? मिहिर ने कीर्ति को याद दिलाया कि पिछली बार इसकी को उसके घर वहीं लेकर आया था। कीर्ति ने मिहिर से पूछा, तो तुम उस दिन अंदर क्यों नहीं आए थे? मिहिर ने ब्लश करते हुए कहा, मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हारे घर ऐसे आना ठीक होगा या नहीं होगा। कीर्ति को देखकर मिहिर का चेहरा फूलों की तरह खिल गया था। मिहिर अब कीर्ति से हर बात पूछना चाहता था, इसलिए उसने कीर्ति से पूछा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो कीर्ति? कीर्ति मुझसे तो कुछ मत छुपाओ। कीर्ति मिहिर पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए उसने उसे सच बताना ही ठीक समझा। कीर्ति ने कहा, मिहिर वो अभिनय की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि डैड आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं एंड मॉम के यहाँ डेली कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं। मिहिर कीर्ति को बहुत पसंद करता था, लेकिन जब से उसे ये पता चला था कि
कीर्ति रिस्पॉन्सिबल डॉटर और सिस्टर भी है तो उसे उस पर प्राउड हुआ था। उसने कीर्ति से कहा, थैंक्स गॉड, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो और इसीलिए बात भी नहीं कर रही हो। ये सुनते ही कीर्ति ने कहा, तुमसे क्यों गुस्सा हो जाऊंगी मिहिर, तुमसे तो मैं। कीर्ति मिहिर से कुछ कहने ही वाली थी लेकिन वो कहते कहते ही रुक गई। मिहिर उसकी अनकही बात को भी समझ गया था। उसने कीर्ति की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम तो बोलो ना कीर्ति। कीर्ति को अभी बहुत शर्म आ रही थी इसलिए वो वहाँ से उठकर किचन के अंदर जाने लगी। कीर्ति ने मिहिर से कहा, मैं किचन से आती हूँ। वो जैसे ही जाने लगी तो मिहिर ने उसका हाथ थाम लिया था। मिहिर ने आज पहली बार कीर्ति का हाथ थामा था जिस वजह से उन दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। कीर्ति ने अपना हाथ छुड़ाया और हंसते हुए किचन में चली गई थी। तभी अभिनय भी नींद से उठकर नीचे आया तो उसने देखा कि हॉल में कोई बैठा हुआ था। अभिनय ने आज तक ज्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था। उसे किसी से बात करने में और खुलने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए बचपन से कीर्ति ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मिहिर ने जैसे ही अभिनय को देखा तो उसने उससे कहा, हाय हाउ आर यू अभिनय, राइट आर यू। अभिनय ने जैसे ही मिहिर को देखा तो वो उसके पास जाकर बैठ गया था। अभिनय ने मिहिर से कहा, आप की के दोस्त है ना। मिहिर ने कहा, हाँ मैं कीर्ति के दोस्त हूँ। अभिनय ने और मिहिर दोनों ही थोड़ी देर तक चुप बैठे हुए थे। अभिनय को पहली बार किसी और के साथ बैठकर अजीब नहीं लग रहा था। मिहिर ने पूछा, अभिनय तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। कीर्ति बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। अभिनय ने मिहिर को देखा और कुछ नहीं कहा। मिहिर ने फिर से अभिनय से पूछा, मुझे भी टेनिस की ट्रेनिंग दोगे क्या अभिनय। अभिनय ने जैसे ही टेनिस का नाम सुना और वो बिल्कुल ही चुप हो गया था। अभी तक तो वो फिर भी कुछ न कुछ बात कर रहा था लेकिन अब वो बिल्कुल ही शांत हो गया था। मिहिर ने देखा कि जैसे ही उसने टेनिस की बात की तो अभिनय बैठे बैठे घबराने लग गया था। अभिनय ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मिहिर को लगा उसे कुछ गलत कह दिया था क्योंकि कीर्ति उससे हमेशा अभिनय के गेम की तारीफ किया करती थी। मिहिर चाहता था कि वो धीरे धीरे कीर्ति के घर वालों से फैमिलियर हो जाए ताकि उसका बॉन्ड सबके साथ अच्छा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इसकी ने यूं तो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली थी लेकिन उसे अभी नर्वस फील हो रहा था। वहीं मिसा और मधु इसकी के कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि इसकी कांच के आगे खड़े होकर कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। मधु ने दूर से इसकी को देखा तो उसने मिसा से पूछा, ये क्या कर रही है मिसा, इसको कहीं दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं ना। मिसा को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसकी आखिर ऐसा क्या कर रही थी। वो दोनों इसकी के पास गए और चुपके से उसकी बातें सुनने लगे। इसकी कांच में देखकर बोल रही थी, I want to join your company because I will prove to be a valuable asset for this company। उन दोनों ने जैसे ही इसकी के मुंह से ये सुना तो दोनों ताली बजाने लगे। इसकी ने पीछे देखा तो मिसा और मधु उसके लिए ताली बजा रही थी। इसकी ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों कब आई। मधु ने कहा, जब तो प्रैक्टिस कर रही थी तब आई। इसकी को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसका इंटरव्यू न जाने कैसा होगा। उसने मधु और मिसा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज मेरा इंटरव्यू कैसा होगा। मिसा ने कहा, अगर तूने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात की है तो बहुत अच्छा होगा। इसकी बिल्कुल टेंशन मत कर तू। ये सुनते ही उसकी सांस में सांस आई और वो सभी तैयारी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मिहिर और अभी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, इसलिए मिहिर ने सोचा कि वो अपने गेम के किस्से अभिनय को सुनाएगा जिससे वो उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहे। मिहिर ने अभिनय से कहा, तुम्हें पता है एक बार जब मैं 7th क्लास में था तब मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे घर के पास वाले ग्राउंड में बस बड़े लड़के ही खेला करते थे। मैं बहुत कहता था लेकिन वो मुझे खिलाते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि इनसे अच्छा खेल कर दिखाऊंगा। काफी दिन तक मैंने बस बाउंड्री में फील्डिंग की और गेम को सीखा। काफी दिन में इसी तरह परेशान रहा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था।
वो लड़के हमेशा मेरा मजाक बनाते थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। एक दिन मैं अपने बड़े भाई को वहाँ अपने साथ लेकर गया और उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ? अभिनय उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तभी कीर्ति भी वहाँ आ गई और उसने देखा कि अभिनय और मिहिर आपस में बात कर रहे थे। कीर्ति ये देखकर बहुत हैरान थी कि अभिनय बहुत ही कंफर्टेबल होकर मिहिर के पास बैठा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। कीर्ति ने कहा, अभिनय तू उठ गया क्या? अभिनय ने कीर्ति से कहा, हाँ उठ तो गया हूँ। कीर्ति जैसे ही वहाँ आई उसने कहा, मिहिर ये मेरा भाई अभिनय है। ये सुनते ही अभिनय ने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे का नाम पता चल गया है और अभी हम बात कर ही रहे थे कि तुम बीच में आ गई। कीर्ति को ये सुनकर एक तरफ से तो बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका भाई मिहिर के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। कीर्ति भी उसके साइड में बैठ गई और उसने दोनों को कोल्ड कॉफी ऑफर की। अभिनय ने जैसे ही देखा कि कीर्ति ने मिहिर के लिए भी कॉफी बनाई थी जो वो सिर्फ उसके लिए ही बनाया करती थी, वो समझ गया था कि मिहिर सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि उससे बढ़कर भी कुछ था। अभिनय ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, आप आगे बताओ ना, ये की ने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया था। यही नहीं, कीर्ति ने अभिनय को आंख दिखाई क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा बोल रहा है। मिहिर ने अभिनय से कहा, तो फिर एक दिन मैं वहाँ मेरे बड़े भाई को लेकर गया और उन्होंने उन लड़कों को जो रेल बनाई थी सबकी छुट्टी हो गई। उसके बाद मैं उन्हीं लड़कों के साथ उसी ग्राउंड में बहुत ही आराम से खेलता था। अभिनय ने जैसे ही मिहिर की पूरी बात सुनी उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसे भी लगा कि वो अपनी प्रॉब्लम भी अगर किसी से शेयर करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर मिल जाएगा। मिहिर ने जैसे ही कोल्ड कॉफी पी तो उसे वो इतनी टेस्टी लगी कि उसने कीर्ति से कहा, वाह कीर्ति, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कॉफी भी बनाती हो। कीर्ति ये सुनकर बहुत ही खुश थी कि मिहिर को उसके हाथ की कॉफी अच्छी लगी थी। उसने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। ये सब देखकर अभिनय ने कहा, वैसे तो कि ये कॉफी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाती थी, लेकिन अगर आज इसने ये कॉफी बनाई है इसका मतलब। कीर्ति ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मिहिर तुम्हें वो जरूरी काम था ना? मिहिर पहले तो कुछ समझा नहीं, लेकिन उसे समझ आया कि कीर्ति अभी उसे जाने को कह रही थी। मिहिर बोला, हाँ मुझे एक काम है इसलिए अब जाना होगा। मिहिर कॉफी खत्म करके वहाँ से कॉलेज चला गया। वो जैसे ही गया तो कीर्ति ने अभिनय से कहा, देख वो सिर्फ मेरा दोस्त है इसलिए तू ज्यादा सोच मत, वही ठीक रहेगा। अभिनय ने हंसते हुए कहा, दोस्त या दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर। ये सुनते ही कीर्ति को बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन वो सीधा अपने रूम में चली गई थी। वहीं अभिनय आज बहुत अच्छा फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीसा और मधु अपने कमरे में चले गए थे। इसके अभी भी अपने ही कमरे में तैयारी कर रही थी, तभी दबे पैर कमरे में कोई आया और इसके उसे देखते ही रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर था, जो इस वक्त ऑफिस जाने के लिए रेडी था। राजवीर को देखते ही इसकी ने सोचा कि राजवीर से इंटरव्यू के टिप्स ले लिए जाएं। ये सोचकर इसकी राजवीर के पास जाकर बहुत सारा सवाल करने लग गई। इसकी राजवीर के पास खड़ी होकर बोली, राजवीर मैंने आपसे कितने सवाल किए, आप मुझे एक ही लाइन में जवाब दिए जा रहे हो। इसके की बातों को सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, इसके तुमने पहले भी तो इंटरव्यू दे रखा है, तुम्हें तो पता ही है कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। राजवीर की बात सुनकर इसके बोले, हाँ मुझे पता है, लेकिन पिछली बार भी तो आपने ही मुझे बताया था कि क्या करना है और कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके की बातों को सुनकर राजवीर अब हार मानकर उसे सारे टिप्स देने लगा। इसके को इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि राजवीर जो उसे टिप्स दे रहा था, अगर उसने उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू दिया तो वो जरूर सिलेक्ट हो जाएगी। इसके को सभी चीजें अच्छे से बताने के बाद राजवीर बोला, अब सब हो गया तो इंटरव्यू के लिए जाओ। हाँ इसके बोली और रूम से बाहर जाने से पहले वो एक बार रीवा के पास चली गई और उसे किस करने के बाद रूम से निकलकर मीसा के पास चली गई। इसकी मीसा के रूम में गई और देखा कि मीसा अभी तक रेडी नहीं हुई थी।
बल्कि वो मधु के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही थी, जिस वजह से इसके गुस्सा करते हुए मीसा के पास गई और बोली, मीसी, तू अभी तक रेडी नहीं हुई है क्या? इतनी देर से क्या कर रही थी? इसके की बात सुनकर मीसा ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से बोली, सॉरी यार, वो तुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। यही सोचकर मैं मधु के साथ प्रैक्टिस करने लगी और टाइम का पता नहीं चला। मीसा की बात सुनने के बाद इसके ने आगे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी समझ सकती थी कि अभी कितना प्रेशर था। इसके शांत होकर मीसा के रेडी होने में उसकी हेल्प करने लगी थी, उसे सामान लाकर दिए जा रही थी। कुछ ही देर में मीसा भी रेडी हो गई। फिर दोनों निकल गए। मधु अपने घर के लिए निकल गई। मीसा और इसकी इंटरव्यू के लिए प्रताप इंडस्ट्रीज पहुंच गए थे। इसकी और मीसा जैसे ही कार से बाहर आए थे, तभी इसकी की नजर एक कार पे गई जो उदय की थी और उदय उसमें से बाहर आए थे। इस वक्त उदय अपने असिस्टेंट अमन के साथ थे, तभी उनकी नजर इसके पर चली गई। इसके को देखते ही उदय खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन से उन्होंने इसके को नहीं देखा था और आज ऐसे अचानक से वो इसके को देख रहे थे। उदय जल्दी से इसके और मीसा के पास आए और बोले, तुम दोनों यहाँ? उदय की बात का जवाब देते हुए इसकी बोली, वो हमने आपकी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उसी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। इसकी की बात सुनने के बाद उदय बोले, उसके लिए तुम दोनों को इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? मुझसे कह दिया होता, डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाती। नहीं अंकल, हम इंटरव्यू देकर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, उदय की बात पे मीसा ने कहा। मीसा की बात पे उदय ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने बेटे की तरफ देखा, जो आज उनके ही कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। जिस कंपनी में उसका भी हक था, उसी कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी। यही सारी बातें सोचकर उदय थोड़े से सैड हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि इसी बहाने वो रोज इसकी को देख सकते थे और उससे बातें भी कर सकते थे। उदय ने मीसा और इसकी की तरफ देखकर कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। उदय की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ अंकल, 10 बजे बुलाया था और 9:55 तो हो ही गए हैं। इसके की बात सुनकर उदय हंसते हुए उसे जाने के लिए बोले और मीसा इसकी वहाँ से जल्दी से चली गई। उन दोनों के जाने के बाद उदय अमन की तरफ देखकर बोले, मेक श्योर कि इसकी और मीसा को इंटर्नशिप मिल जाए। उदय की बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उदय खुश थे कि इसकी अब थोड़ी सी सीरियस हो रही थी अपने कैरियर को लेकर। राजवीर ने भी उनसे कहा था कि इसके ने अपने एग्जाम के लिए भी बहुत मेहनत की थी और अब खुद से ही अपने फ्यूचर के बारे में सोच भी रही थी, जिसे सुनकर उदय प्रताप को भी बहुत अच्छा लगा। वो इसके से और भी बातें करना चाह रहे थे, लेकिन इसके को लेट हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने जाने दिया। उदय अपने केबिन में जाते हुए अमन से बोले, इसके के इंटरव्यू के डिटेल्स देते रहना मुझे, और जैसे ही उसका इंटरव्यू खत्म हो उसे मेरे पास भेज देना। अमन ने कहा, ओके सर। वहीं दूसरी तरफ मीसा बाहर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और अंदर इसके का इंटरव्यू हो रहा था। मीसा थोड़ी सी नर्वस थी। ये उसका दूसरा ही इंटरव्यू था, जो जाहिर है कि वो नर्वस तो होगी ही। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, उन सभी की प्रैक्टिस मीसा ने 2 से 3 बार कर ली थी और कंपनी के बारे में भी पूरा पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद भी मीसा ऐसे डर रही थी जैसे ये उनका फाइनल एग्जाम हो। थोड़ी देर में इसकी इंटरव्यू देकर मीसा के पास आई और उसे देखकर बोली, तुझे क्या हुआ है मीसा? इसकी की आवाज सुनकर मीसा ने इसकी की तरफ देखा और उससे बोली, तू आ गई? कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? क्या क्या सवाल किए? मीसा ने इसकी को देखते ही सवालों की लाइन लगा दी, जिसे सुनकर इसकी बोली, अरे शांत मीसा, इतने सवाल तो इंटरव्यू लेने वालों ने नहीं पूछा जितना तू पूछ रही है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, क्या मतलब? मीसा के सवाल को सुनकर इसकी बोली, मतलब ये कि ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं, बस इंट्रोडक्शन का कहा और जनरल क्वेश्चन पूछे। इसकी की बात सुनकर मीसा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था,
क्योंकि बाहर बैठे हुए मीसा ने इंटरव्यू देके बाहर आने वाले हर कैंडिडेट से ये सवाल किया था कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा रहा है, और सबका जवाब था कि बहुत कुछ पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसकी कह रही थी कि कुछ पूछा ही नहीं। मीसा कंफ्यूजन के साथ बोली, सब तो कह रहे थे कि बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपनी के बारे में तो बहुत कुछ पूछ रहे हैं, फिर तेरे से कुछ क्यों नहीं पूछा? छोड़ना, अच्छा ही हुआ कि कुछ ज्यादा नहीं पूछा, वरना मैं क्या करती, ज्यादा कुछ तो आता भी नहीं है। तू तो रट के आई है, लेकिन मैंने सिर्फ राजवीर से ही टिप्स लिए थे कि क्या करना है और कैसे करना है। इसकी हंसते हुए मीसा से बोली। इसकी और मीसा बातें कर ही रहे थे कि मीसा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और कुछ देर में वो भी बाहर आ गई। मीसा के फेस से यही लग रहा था कि उससे भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। मीसा इसकी के पास आकर बोली, मेरी सारी मेहनत बेकार रही, कुछ नहीं पूछा, मैंने क्यों पढ़ा था इतना सारा? मीसा की बातों को सुनकर इसकी को हंसी आ गई थी, क्योंकि मीसा इस वक्त उस स्टूडेंट की तरह लग रही थी जिसका एग्जाम में पेपर इतना इजी आया कि उसे अपनी पढ़ाई करने पर अफसोस होने लगा था। मीसा की शक्ल देखकर इसकी को हंसी आ रही थी और वो हंसते हुए बोली, तू अपनी शक्ल ठीक कर, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर रोई हो। इसके की बात सुनकर मीसा चिढ़ गई थी और वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर इसकी बोली, उठा उठा, रेहान का ही होगा। इसके ये बोलकर हंसने लगी। मीसा ने फोन के स्क्रीन पे देखा तो उसे सच में रेहान ही फोन कर रहा था। ये देखकर इसकी बोली, देखा, मुझे पता था ये रेहान ही हो सकता था। मीसा ने इसके की बात पे कुछ नहीं कहा और अपना कॉल रिसीव किया। रेहान से बात करने के बाद वो इसके की तरफ देखकर बोले, रेहान ऑफिस के नीचे खड़ा है और बुला रहा है। इस पर इसके ने कहा, तू जा, मुझे उदय अंकल बुला रहे हैं, उनसे बात करके सीधे घर चली जाऊंगी। इसके की बात पे मीसा ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ये बोलकर मीसा वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने केबिन में बैठा हुआ था और काम कर रहा था। तभी उसके पास रीत का कॉल आया। रीत का कॉल देखकर सबसे पहले कार्तिक ने टाइम देखा और फिर खुद से कहा, इस वक्त तो रीत ओपीडी में होती है, तो अभी कॉल कैसे कर रही है? ये बोलकर कार्तिक ने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो। कार्तिक की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ से रीत बोली, क्या कर रहे हो? रीत की बात पे कार्तिक बोला, काम कर रहा हूँ। तुमने अभी मुझे कॉल कैसे किया? अब ज्यादा पेशेंट नहीं थे, जितने भी थे सबको अटेंड कर लिया था और अभी मैं फ्री थी तो सोचा क्यों न अपने होने वाले पति से बात किया जाए, रीत ने कार्तिक से कहा। रीत की बातों को सुनकर कार्तिक के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। ऐसा बहुत ही कम होता था जब रीत ऐसे उसके साथ बातें किया करती थी, वरना रीत ज्यादा टाइम अपने काम में ही बिजी रहा करती थी। रीत की बातों का जवाब देते हुए कार्तिक बोला, थैंक्स गॉड, तुम्हें याद तो है कि मैं ही हूँ, वरना तो मुझे लगता था कि तुम अपने काम के वक्त मुझे भूल ही जाती हो। कार्तिक की बात सुनकर रीत बोली, अच्छा जी, सिर्फ मैं भूलती हूँ, जैसे तुम तो मुझे भूलते ही नहीं हो। कितनी बार जब मैं कॉल करती हूँ तो तुम कॉल कट कर देते हो या एक मैसेज ड्रॉप कर देती हो कि मैं बिजी हूँ। डोंट कॉल मी। रीत की बातों को सुनकर कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया तो पक्का दोनों की लड़ाई होगी, जिस वजह से वो दूसरी बात रीत से करने लगा। रीत भी आराम से बात कर रही थी, तभी एक नर्स उसके केबिन में आकर बोली, मैम, एक पेशेंट आया है। नर्स की बात को सुनकर रीत बोली, ठीक है, उसे अंदर भेजो। रीत की बात को सुनकर वो नर्स चली गई। वहीं रीत ने कार्तिक को कहा, पेशेंट आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर रीत ने कॉल कट कर दिया था। रीत के फोन रखने के बाद कार्तिक ने अपने फोन को घुमाकर कहा, अब खुद का काम आ गया तो तुरंत से मेरा फोन कट कर दिया और कह रही थी कि मैं काम के वक्त भूल जाता हूँ। कार्तिक खुद से ही रीत की शिकायत करते हुए अपने काम में लग गया था। वहीं इसकी अमन के साथ उदय प्रताप के केबिन में चली गई। इसके को देखते ही उदय प्रताप बोले, कैसा रहा इंटरव्यू? उदय की बात पे इसकी बोली, बहुत अच्छा था और ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं।
इसके की बात सुनकर उदय स्माइल करने लगे। उन्हें तो ये बात पता ही थी कि आखिर किसके ऑर्डर पे ज्यादा सवाल इसके और मीसा से नहीं किए गए थे। उदय का बस चलता तो वो इंटरव्यू भी नहीं होने देते, लेकिन मीसा के कहने के बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। उदय ने इसके को बैठने के लिए कहा और उसके लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवा दिया था। इसके घूर के चारों तरफ अपनी आंखों घूमकर उदय के केबिन को देख रही थी। उदय के पूरे केबिन को देख ही रही थी। उदय प्रताप का केबिन बहुत बड़ा था और उदय के चेयर के पीछे वाली वॉल मिरर की तरफ थी, जिससे बाहर का पूरा व्यू आ रहा था। ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उदय ने जब देखा कि इसकी कितने देर से उसके केबिन को देख रही थी, तो वो बोले, क्या हुआ बेटा, केबिन अच्छा नहीं है? उदय की बात सुनकर इसकी जल्दी से बोली, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, बल्कि केबिन तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इतने घूर कर देख रही थी। इसके की बात सुनकर उदय स्माइल करने लगे और उसके बाद वो रीवा के बारे में पूछने लगे। इसकी भी खुशी खुशी उन्हें रीवा के बारे में बता रही थी। वो जब भी रीवा की बात करती थी तो एक अलग सी खुशी उसके फेस पे रहती थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक से बात करने के बाद रीत इस पेशेंट का वेट करने लगी थी। आज बहुत कम पेशेंट थे, जिस वजह से रीत को लगा था कि वो जल्दी घर चली जाएगी और कार्तिक के लिए कुछ प्लान करेगी। कार्तिक से बात करके रीत फ्रेश फील कर रही थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वरना आज सुबह से हॉस्पिटल आने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसे हॉस्पिटल आना पड़ा था। रीत के अपने ख्यालों में थी कि तभी उस केबिन का डोर ओपन हुआ और एक आदमी अंदर आ गया। उस इंसान को देखकर रीत शॉक हो गई थी और बोली, तुम? रीत अभी बहुत अच्छे मूड में थी क्योंकि आज का दिन वो बहुत रिलैक्स्ड थी, वरना डेली उसके पास बहुत भीड़ आती थी। तभी उसे एक आवाज आई, मैं अंदर आ सकता हूँ? रीत कुछ पढ़ रही थी, इसलिए उसने बिना ऊपर देखे ही उससे कहा, हाँ आ जाओ। वो आदमी आकर रीत के सामने बैठा। रीत ने कहा, बताओ क्या हुआ? उसने कहा, दिल की बीमारी है मैडम। ये सुनते ही रीत ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि साहिल प्रताप बैठा था। रीत ने उसे देखते ही कहा, तुम? रीत का चेहरा अचानक फीका पड़ गया था। रीत ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? साहिल ने कहा, क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? जब घर में ही डॉक्टर है तो बाहर क्यों जाना चाहिए? रीत को न जाने क्यों साहिल फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसे ना तो उसकी मौजूदगी अच्छी लगती थी और न ही उसकी बातें। रीत ने सोचा कि उसे अभी यहाँ कोई सेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, इसलिए वो उसे बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल करना चाहती थी। रीत ने साहिल की बातों को इग्नोर किया और उससे कहा, आपको क्या परेशानी हो रही है, ये तो बताओ। ये सुनते ही साहिल हंसते हुए बोला, बस ज्यादा कुछ नहीं, नींद नहीं आती है, भूख कम लगती है और बार बार किसी का चेहरा मेरी आंखों के आगे रहता है। दिल का मरीज हूँ मैं। ये सुनते ही रीत को और गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं नींद की दवाई बिना किसी मेजर सिंपैथी के नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने एक दवाई लिख दी है जिसे भूख टाइम टू टाइम लगने लगेगी। ये सुनते ही साहिल ने कहा, अब क्या करें, जब दर्द का मर्ज ही यहाँ होता है तो मुझे यही आना पड़ा। रीत को उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा, कुछ और है तो बता दो, वरना जा सकते हो। साहिल को लग रहा था कि अभी अभी तो वो यहाँ आया था और रीत उसे अभी के अभी ही यहाँ से भगा रही थी। साहिल ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी से प्यार हो गया है। ये सुनते ही रीत को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा, आई थिंक अब आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट पेशेंट वेट कर रहे होंगे। रीत ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उसके इरादे नेक नहीं थे, क्योंकि लड़कियों को बातों और देखने के तरीके से ये बात सेंस हो जाती है कि कौन सा लड़का उसे किस नजर से देख रहा है। साहिल ने रीत से कहा, अब हम सब तो एक ही फैमिली के होने वाले हैं, तो अब तो आपको इस फैमिली टाइम की आदत डाल देनी चाहिए। रीत ने कहा, हाँ जब मौका आएगा तो वो भी कर लेंगे। साहिल को जैसे रीत के ये बात भा गई थी। उसने कहा, रीत ये बात बहुत ठीक कही कि मौका आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ये बताओ, आपको मौका देखकर देखना भी होगा ना? मौका अपने आप तो आने से रहा। ये सुनते ही रीत ने कहा, देखिए ये हॉस्पिटल है,
कोई कॉफी शॉप नहीं जहां बैठकर मैं आपके साथ चिट चैट करूंगी। ये सुनते ही साहिल को लगा जैसे रीत उसके साथ कॉफी पीना चाहती है। साहिल ने कहा, अच्छा तो हम कॉफी शॉप भी चल सकते हैं। रीत को मन ही मन इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी तक कोई नया पेशेंट नहीं आया था। रीत ने साहिल से कहा, मुझे सर्जरी में जाना है। वो उठी और वहाँ से निकल गई। रीत इतना तो समझ ही गई थी कि साहिल इतना ठीक था कि खुद तो जाने वाला था नहीं, इसलिए वो खुद वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद रीत जैसे ही अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि पूरा कमरा आज भी बुके से भरा हुआ था। उसका पूरा रूम अभी फूलों की खुशबू से महक रहा था। रीत को अभी भी यही लग रहा था कि ये सब उसके लिए कार्तिक ने ही किया होगा, इसलिए वो बहुत खुश थी। वैसे तो हॉस्पिटल में ये सब मना था, लेकिन रीत को पता था अगर ये पॉसिबल हुआ होगा तो सिर्फ कार्तिक ही ये सब करवा सकता था, क्योंकि एक दिन पहले भी उसने रीत को बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया था। उसे बुके में एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा हुआ था, सी यू एट 7 कैफे हाउस। रीत अक्सर वहाँ कार्तिक के साथ कॉफी पीने जाया करती थी, इसलिए उसे ये सब देखकर लगा कि ये सरप्राइज भी उसके लिए कार्तिक ने ही अरेंज किया होगा। रीत ने जैसे ही ये नोट देखा तो समझ गई कि शादी से पहले कार्तिक उसे डेली सरप्राइज करने का सोच रहा था। उन दोनों को यूं तो साथ में कम ही टाइम मिलता था, इसलिए वो कार्तिक के लिए आज अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती थी। रीत को कार्तिक पर अभी प्यार आ रहा था कि उसने खुशी खुशी में लिख दिया, आई लव यू कार्तिक एंड आई लव्ड योर सरप्राइज। कार्तिक अभी ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे जैसे ही रीत का मैसेज आया तो उसने भी खुशी खुशी उसके मैसेज का जवाब दे दिया। रीत को ऐसा लग रहा था कि आज डेट से पहले उसे सैलून जाना चाहिए, इसलिए उसने 5 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया था। वो अपने फोन में बिजी थी कि तभी रूही वहाँ आई और उसने देखा कि उसके रूम का नजारा तो कुछ और ही था। रूही ने देखा कि रीत अपने फोन में देख देख कर मुस्कुरा रही थी। रूही ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, क्या बात है रीत, वुड बी हस्बैंड तो अभी से ही क्वीन जैसा ट्रीट कर रहा है। रीत ने जैसे ही अपने सामने रूही को देखा तो वो इतना खुश हो गई कि उसने तुरंत रूही को गले लगा लिया। रूही भी रीत से मिलकर बहुत खुश थी। रूही और रीत साथ साथ बैठे बैठे और बातें करने लगे। रीत ने रूही से उसकी तबीयत पूछी। रूही, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी स्किन आज कितना ग्लो कर रही है। रूही की तबीयत तो खराब हो रही थी, लेकिन वो आजकल बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी। रूही ने कहा, रीत मैं क्या बताऊं कि इस ग्लो के पीछे मेरी क्या हालत हो रही है, तभी तो मैंने कल ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। ये सुनते ही रीत को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने सुबह रूही को कॉल करके नहीं बताया था कि आज उसकी डॉक्टर ने ऑफ ले लिया था। रीत ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आई एम सो सॉरी दीदी, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्म करना भूल गई थी कि आज श्रिया मैम तो छुट्टी पर हैं। उनके घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई थी मॉर्निंग में। रूही आई तो आज अपना चेकअप करवाने के लिए थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसकी डॉक्टर आज नहीं थी तो थोड़ी देर रीत से ही बात कर लेगी। रूही बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली थी और उसमें भी वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ एक ड्राइवर और एक सर्वेंट भी था जो अभी गाड़ी में बैठे हुए थे। रूही ने रीत से कहा, कोई बात नहीं रीत, इसी बहाने तुमसे बातें करने का मौका मिल गया, वरना तो कश्मीर ट्रिप के बाद तो सभी कितना बिजी हो गए हैं। तभी रीत को याद आया कि रूही तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। रीत ने कहा, रूही पहले तो आपके जॉब के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और बिजी होने का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो आज पता नहीं मैं आज कैसे इतने फ्री हूँ, वरना कभी कभी तो लंच और डिनर भी साथ में ही होता है। ये बात तो सभी जानते थे कि रीत अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही पैशनेट थी। रूही और रीत दोनों बातें करने लगी। रीत ने रूही को बहुत कुछ बताया और रूही ने भी उसे अपनी जॉब से रिलेटेड बात बताई थी। रूही ने कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत लकी हो रीत, जो तुम्हें कार्तिक जैसा रोमांटिक मंगेतर मिला है। रीत ने कहा, हाँ दीदी, ये बात तो है, आजकल तो कार्तिक बहुत सरप्राइज देता है। रीत को मन ही मन ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि आजकल कार्तिक उसके रिश्ते के लिए कितने इफोर्ट कर रहा था।
फिर रीत और रूही बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ प्रताप इंडस्ट्रीज में इसके और उदय प्रताप एक ही चैम्बर में बैठे हुए थे। उदय प्रताप को ये बात सोच कर आकर ही बहुत अच्छा लग रहा था कि अब उनकी बेटी उनके सामने रहेगी इंटर्नशिप के बहाने। इसके ने घड़ी देखी तो उदय प्रताप ने पूछा, क्या हुआ बेटा, लेट हो रहा है क्या? इसके थोड़ा सोचते हुए कही, अंकल एक्चुअली बात ऐसी है कि मॉम की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है क्योंकि रीवा अब बहुत बदमाश हो गई है। उदय प्रताप को रीवा के बारे में जानने और उसके साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था। मिसेस सिंघानिया की तबीयत के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी उन्हें और उन्होंने सोचा कि आज वो ही इसकी को घर छोड़कर आएंगे क्योंकि इसी बहाने वो रीवा से भी मिल लेंगे और अर्णव जी से इलाज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इसके टेबल पर रखा पेपर वेट लेकर उसे अपने हाथ में घुमा रही थी कि तभी उसके हाथों से वो गिर गया और वो घबरा गई। उदय प्रताप कहीं उसे डांटेंगे तो नहीं, लेकिन वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसने क्या देखा कि उदय प्रताप खुद उस पेपर वेट को उठा रहे थे। इसकी को उनका ये गेस्चर बहुत अच्छा लगा। तभी उदय प्रताप ने इसकी से कहा, बेटा चलो मैं आज आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही इसकी को लगा कि उसे उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं तो चली जाऊंगी। उदय प्रताप जब जब इसके के मुंह से अंकल सुनते थे तो उन्हें ऐसा फील होता था कि काश ये मुझे अंकल की जगह डैड कहे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि अभी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। इसके ने पहले तो थोड़ा सोचा लेकिन फिर वो खुद भी मान गई थी। वहीं उदय प्रताप रीवा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उदय प्रताप और इसके एक साथ घर जा रहे थे। रास्ते में भी उदय प्रताप इसके से बहुत कुछ पूछे जा रहे थे। इसके मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरे डैड आज होते तो शायद इस अंकल जैसे ही होते। वो थोड़ी देर में सिंघानिया मेंशन पहुंच गए थे। इसकी आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा। इसके और उदय प्रताप जैसे ही अंदर आए तो दादी माँ हॉल में बैठी हुई थी। उदय प्रताप और दादी ने एक दूसरे को नमस्ते किया और वो दोनों बातें करने लगे। तब तक अर्णव जी भी वहाँ आ गए थे और उन्होंने भी बातों के सिलसिले को ज्वाइन कर लिया था। इसके ने सर्वेंट को चाय बनाने को कहा तो उदय प्रताप ने इसके से कहा, बेटा अगर आप बनाकर पिलाओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ये सुनते ही दादी और अर्णव जी थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि वो सोचा करते थे कि इसकी चाय बना तो देगी लेकिन पिएगा कौन। उनके चेहरे देखकर उदय प्रताप ने कहा, बेटा टेंशन मत लो, जैसे भी बनेगी मैं पी लूंगा। ये सुनते ही इसकी एक्साइटेड हुई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उसने सबको चाय सर्व की। जैसे ही उदय प्रताप ने पहली घूंट ली तो इसकी ने पूछा, कैसी बनी है अंकल चाय? उदय प्रताप ने कहा, बहुत अच्छी बनी है बेटा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी भी होती तो और मजा आ जाता। आज से मैं जब भी आऊंगा आपके हाथ की ही चाय पीऊंगा। ये सुनकर इसकी बहुत खुश हो गई थी और रीवा को नीचे लाने के लिए उसे ढूंढने लगी थी। उसने हर जगह देख ली थी लेकिन रीवा और कोमल जी उसे कहीं नहीं दिखाई दिए। इसकी रोते हुए आई और बोली, रीवा और मॉम घर में कहीं नहीं है। ये सुनते ही अर्णव जी और प्रताप दोनों घबरा गए थे। दादी ने इसकी को जैसे ही ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ इसकी, रो क्यों रही हो? इसकी इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। वो दादी इसकी इतनी डरी हुई लग रही थी कि वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दादी ने कहा, बेटा तू मेरे पास आकर बैठ और तुझे हुआ क्या है? इसकी दादी के पास आई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और उसने कहा, दादी रीवा और मॉम घर में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही तुन्ने को शौक लग गया था। अर्णव जी और उदय प्रताप को तो कोमल जी की कंडीशन पता ही थी, इसलिए वो दोनों ही अचानक से खड़े हो गए थे। अर्णव जी ने कहा, अभी तो वो कमरे में रीवा के साथ खेल रही थी। अर्णव जी जब उदय प्रताप से मिलने के लिए नीचे आए थे उससे पहले कोमल जी कमरे में ही थी। इसकी ने कहा, डैड मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है। ये सुनते ही उदय प्रताप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने अभी के लिए खुद पर कंट्रोल किया था।
वो कोमल जी की कंडीशन भी जानते थे, लेकिन अभी वो ये सब बात सबके सामने नहीं कह सकते थे। दादी ने इसकी को कहा, तू इतना घबरा क्यों रही है? रीवा को तो कोमल रोजाना अपने साथ रखती है ना। दादी की बात से इसकी को थोड़ी शांति हुई थी, लेकिन इसकी के साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि वो घर आई हो और घर में उसे रीवा कहीं नहीं दिखी हो। ये फीलिंग उसके लिए भी उतनी ही नई थी और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस फीलिंग को कैसे प्रोसेस करे। लेकिन अर्णव जी अभी बहुत घबराए हुए थे, तो वो तुरंत घर में उन दोनों को ढूंढने के लिए चले गए। इसकी ने भी अर्णव जी को परेशान देखा तो उसने भी इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया था। अर्णव जी मन ही मन बहुत डर रहे थे, क्योंकि अगर रीवा अभी छोटी बच्ची थी और कोमल जी की हालत इतनी नाजुक थी कि अगर वो रीवा के साथ है और उन्हें पैनिक अटैक आया हो तो वो कुछ भी कर सकती है। हालांकि रीवा आज भी काफी देर रोज उनके पास ही रहा करती थी, लेकिन अर्णव जी उन कोमल जी पर नजर रखते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम दवाई भी देते हैं। अभी उन्हें अचानक ये भी याद आया कि आज उन्होंने कोमल जी को दवाई भी नहीं दी थी और बिना दवाई तो उनकी हालत और खराब हो जाती है। दादी को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्णव इतना परेशान क्यों हो रहा था। वो अब इतना तो समझ ही गई थी कि बात कुछ दूसरी ही थी। तभी कोमल जी बाहर से अंदर आई और उनके साथ रीवा भी थी। उदय प्रताप ने देखा कि कोमल जी रीवा से बातें करते हुए आ रही थी। दादी ने जैसे ही देखा कि वो कोमल जी रीवा को लेकर वहां आ गई है तो उन्होंने इसके और अर्णव जी को आवाज लगाई। इसके ने जैसे ही कोमल जी को देखा तो उनके पास जाकर उन्हें हग कर लिया था। इसके ने कहा, मॉम आप कहाँ चली गई थी? इसके ने जैसे ही कोमल जी को देखा उसे इतना रिलैक्स फील हुआ। ये बात सुनते ही कोमल जी ने कहा, आज मैं अपनी सिस्टर के घर रीवा को लेकर गई थी क्योंकि उसने मुझे फोन किया था। ये सुनते ही इसकी को लगा कि कोमल जी उससे दोबारा वही मजाक कर रही है जो उन्होंने थोड़ी दिन पहले किया था। इसकी ने भी हंसने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम आप इतना मजाक क्यों करती हो मेरे साथ? कोमल जी बिल्कुल बहुत सीरियस थी और उनको जैसे ही लगा कि इसकी उसकी बात को मजाक कर रही है तो उसने रीवा को इसकी को दे दिया और खुद वहाँ से अपने कमरे में चली गई। अर्णव जी ये सभी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो दादी और इसकी के सामने इस बात पर और बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बात को डाइवर्ट कर दिया। कोमल जी का बिहेवियर ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इसकी अभी बहुत हैरान थी और रीवा को लेकर अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी अर्णव जी उसके पास आए और उन्होंने कहा, लगता है कोमल ने तुम्हें भी अपने मजाक का शिकार बना दिया। देखा कितनी अच्छी एक्टिंग करती है वो। इसके को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोमल जी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे अर्णव जी ने ये बात कही थी तो इसकी भी हंस दी थी और उसने कहा, डैड मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मॉम ऐसे भी मजाक करेंगे मेरे साथ। उदय प्रताप अब समझ गए थे कि अब वो टाइम आ चुका था जब अर्णव जी अपनी वाइफ का इलाज करवाना होगा। इसके रीवा को लेकर दादी और उदय प्रताप के पास चली गई। वहीं अर्णव जी कोमल को देखने के लिए उनके कमरे में चले गए। उदय प्रताप ने रीवा को जैसे ही अपने हाथों में लिया तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ गोते खाने लगे। उन्होंने रीवा को आज बहुत ही गौर से देखा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल इसकी पर ही गई थी, क्योंकि रीवा भी बहुत चंचल थी। उन्होंने कहा, इसकी ये तो बिल्कुल तुम पर ही गई है। ये सुनते ही इसकी ने तुरंत ना करते हुए कहा, नहीं अंकल ये तो आपकी गलतफहमी है, ये बिल्कुल मुझ पर नहीं गई है। ये तो पूरी तरह अपने डैड की बेटी है, जैसे कि मैं भी। इसकी कुछ बोल रही थी, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक चुप हो गई थी। वही दादी भी उसका दर्द और दुख समझ रही थी। दादी ने कहा, इसकी तुम बिल्कुल चिंता मत कर बेटा। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि अब उन्हें एक दवाई लेनी थी। उदय प्रताप ने जैसे ही इसकी की ये बात सुनी तो उनके दिल पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो अचानक एकदम शांत हो गए थे। इसकी ने खुद को खुद ही क्लियर अप किया और कहा, वैसे अंकल आपको पता है जो लड़कियां अपने डैड जैसी होती है ना, वो बहुत ही लकी होती है। उदय प्रताप ने इसकी की बात पर हाँ कह दिया था और रीवा के साथ खेलने लगे थे। रीवा यूं तो किसी भी अनजान गोदी में जाते ही रोने लग जाती थी, लेकिन
उदय प्रताप के साथ वो बहुत ही आराम से खेल रही थी, जैसे कि उनको कब से जानती हो। वहीं दूसरी तरफ मीसा और रेहान एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हुआ करता था, इसलिए रेहान मीसा को लेकर हमेशा यहाँ ही आता था। काफी देर तो मीसा और रेहान सिर्फ एक दूसरे को देख ही रहे थे कि फिर मीसा ने कहा, ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ पूछोगे भी? रेहान ने मीसा से कहा, जब जब तुम लाइफ में कुछ भी अचीव करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का डे भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज तुमने पहला और अपना इंटरव्यू दिया है। मीसा ने हंसते हुए कहा, इंटरव्यू? उसका तो नाम ही मत लो, क्योंकि उसके लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा था मुझे। ये सुनते ही रेहान को लगा शायद उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, तभी तो मीसा इस तरह की बातें कर रही थी। तभी रेहान ने मीसा से पूछा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा मीसा? मीसा ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा रहा है इसकी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को ही इस कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाएगी। ये सुनते ही रेहान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। रेहान ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स गॉड, तुमने तो मुझे अभी डरा ही दिया था। मीसा रेहान के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी क्योंकि वो उसे लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। मीसा ने उससे हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से है। मीसा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ट्रीट तो मैं दे दूंगी, बोलो क्या खाना है, ऑर्डर कर लेते हैं। फिर दोनों फेवरेट कॉफी ऑर्डर की और साथ में खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिए। दोनों आज बहुत खुश थे क्योंकि मीसा की जिंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति बार बार मिहिर के बारे में ही सोच रही थी। उसे आज मिहिर के प्यार पर और भरोसा हो गया था। कीर्ति को ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके 3-4 दिन बात नहीं करने से भी मिहिर इतना परेशान हो जाएगा। अभिनय अपने कमरे में बैठा था और उसे मिहिर की सभी बातें याद आ रही थी। उसने सोचा जो कुछ भी उसके साथ अभी हो रहा था, अगर वो भी ये सब किसी से शेयर करेगा तो क्या उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी? यही सब सवाल उसके अंदर चल रहे थे। उसे मिहिर बात करने में बहुत अच्छा लगा था और वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे मिहिर से बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तभी कीर्ति उसके पास आई तो उसने देखा कि अभिनय आज थोड़ा खुश लग रहा था। कीर्ति ने पूछा, अभी लंच में क्या खाना है? तभी अभिनय ने पूछा कि मम्मा ने लंच तो बना दिया है ना, तो फिर क्या बनाने वाली है? कीर्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, आज मम्मा इतना गुस्सा थी कि उन्होंने मॉर्निंग में कुछ नहीं बनाया है क्योंकि मैंने आज लीव ली है। तभी अभि ने कहा कि तू मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई है ना, मेरे पास बैठना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कीर्ति ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि कम से कम 4 से 5 दिन के बाद उसने भाई को आज थोड़ा ठीक देखा था। कीर्ति तुरंत उसके पास बैठ गई। अभिनय ने पूछा, मॉम आजकल इतनी परेशान क्यों है कि? कीर्ति ने अभिनय से कहा, अब तो इस तरह गेम छोड़कर बैठ गया है ना, और ना ही स्कूल जा रहा है, तो मॉम तो परेशान होंगी ही ना। ये सुनते ही अभिनय को रियलाइज हुआ कि उसने सभी के साथ ठीक बिहेव नहीं किया था। तभी कीर्ति ने कहा, अब बताना तुझे क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। अभिनय ने कहा, पिज्जा ऑर्डर कर दे क्या? वो जा ही रही थी कि अभिनय ने कहा, वैसे कि नाइस चॉइस। ये सुनते ही ब्लश करके वहाँ से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अर्णव जी अपनी स्टडी में बैठकर कुछ सोच रहे थे कि तभी उदय प्रताप उनके पास आए और उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि अब आपको कोमल जी का इलाज करवाना ही होगा। तभी अर्णव जी ने कहा, हाँ, मैंने कल ही डॉक्टर से बात की थी और उन्होंने भी यही बताया कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। उदय प्रताप ने पूछा, आपकी उन फॉरेन डॉक्टर से बात हुई थी क्या? तभी अर्णव जी ने कहा, मैं कल हॉस्पिटल गया था इसी बारे में कंसल्ट करने के लिए। तब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन डॉक्टर से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल मना कर दिया है। अब हाल ही में इंडिया आने का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ कैसे होगा। अर्णव जी बहुत ही परेशान हो रहे थे, तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था
क्योंकि जब उन्होंने उस फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने अर्णव जी को साफ कह दिया था कि वो अभी इंडिया नहीं आ सकते थे। अगर वो डॉक्टर इंडिया नहीं आएंगे तो वो कोमल जी का इलाज कैसे करवा पाएंगे। तभी उदय प्रताप के दिमाग में एक ऐसा सॉल्यूशन आया जिससे उनका इलाज भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। उन्होंने कहा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या तुम उसे अपनाना चाहोगे? उदय प्रताप को अब सिंघानिया फैमिली की प्रॉब्लम भी खुद की प्रॉब्लम ही लगती थी। जिस डॉक्टर से कोमल जी का इलाज होने वाला था वो टोरंटो में रहते थे। यूँ तो रिटायर हो चुके थे और अब कोई भी केस नहीं लेते थे, लेकिन जब उदय प्रताप ने उनसे बात की तो उनके लिए झट से मान गए थे, क्योंकि उदय प्रताप ने भी एक समय पर उनकी बहुत मदद की थी। अर्णव जी गहरी चिंता से घिरे हुए थे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैमिली को इस बारे में कैसे बताएं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो घर में सभी कोमल जी के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने लगेंगे। उदय प्रताप ने कहा, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी फैमिली से बैठकर बात कर लो और उसके बाद सब लोग समझ जाएंगे। अर्णव जी के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था। उदय प्रताप की ये बात सुनकर उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उदय प्रताप ने अर्णव जी को जब भी देखा है तो बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में देखा था, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। उनको इतना परेशान देखकर आखिरकार उनसे पूछ ही लिया, आप मुझे ये बताओ कि आप घर वालों को क्यों नहीं बता सकते हो? अर्णव जी ने कहा, क्योंकि अभी तक कोमल को भी नहीं पता है कि उसे कुछ हुआ है, और अगर मैं उसे भी अगर ये सब बात बता दूंगा तो वो और मेरी फैमिली अंदर ही अंदर टूट जाएगी। मैं अपनी फैमिली को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो डॉक्टर इंडिया ही नहीं आ रहे हैं। ये सुनते ही उदय प्रताप ने उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझ लिया था और उन्होंने कहा, आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। उदय प्रताप ने आगे कहा, मुझे लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप कोमल जी को लेकर चले जाएं। ये सुनते ही अर्णव जी ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? उदय प्रताप ने कहा, हाँ, मैं आपका वहाँ पर सब कुछ अरेंज करवाने में मदद कर दूंगा, क्योंकि कनाडा में मेरी बहुत जान पहचान है। ये सुनते ही अर्णव जी एकदम खुश हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी मदद के लिए उदय प्रताप भी उनके ही साथ थे। दोनों साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शाम होने को थी और रीत ने हॉस्पिटल में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज 5 बजे जाएगी, क्योंकि उसे कोई काम है। रीत को मन ही मन बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आज कार्तिक ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। रीत हॉस्पिटल से सैलून के लिए निकल गई थी। सैलून जाकर आज उसने खुद को बहुत पैम्पर किया था। रीत को अभी बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था और उसे इस सैलून की सर्विसेज भी बहुत पसंद आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों न वो इसी सैलून में अपना ब्राइडल और प्री ब्राइडल के लिए बात कर ले। सैलून की ऑनर बहुत ही यंग थी और उसने बहुत कम टाइम में अपने टैलेंट के दम पर खुद को फेमस कर दिया था। रीत ने कहा, क्या आप मुझे ब्राइडल और प्री ब्राइडल के पैकेज के बारे में बता सकती हैं? सैलून की ऑनर ने रीत को सब कुछ बहुत ही आराम से बता दिया था। रीत बहुत अच्छे से सभी बातें समझ गई थी। तभी सैलून ऑनर ने पूछा, अगर आपकी शादी बहुत पास है तो अब आपको स्किन केयर करना स्टार्ट करना होगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दूंगी। आप जितना अच्छे से इसे फॉलो करोगी तो शादी में आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। ये सुनते ही रीत ने एक बार तो सोचा कि उसे टाइम पर खाना खाने का टाइम तो मिलता ही नहीं है, तो उसे ये सब करने का टाइम कहाँ से मिलेगा। रीत ने उससे पूछा, डेली करना होगा क्या? उसने जवाब दिया, यस, आपको डेली करना होगा अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। रीत को आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि वो वैसे तो इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन शादी के बहाने तो ये सब कर ही रही थी। तभी ऑनर ने पूछा, वैसे आपकी शादी कब है? रीत को इस बात का जवाब क्या देना है वो समझ नहीं पाई थी। उसने कहा, डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। फिर रीत हेयर स्पा के लिए अंदर चली गई।
रीत ने जैसे ही सब कुछ करवाकर खुद को आईने में देखा तो उसे लगा कि जैसे उसका चेहरा चमक रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, क्योंकि उसे भी इसकी ने सब कुछ जानना था कि उसका इंटरव्यू कैसा रहा और उसने वहाँ क्या क्या पूछा गया था। राजवीर जैसे ही घर आया तो उसने देखा कि इसकी आज किचन में कुछ बना रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इसकी अगर किचन में है तो न जाने आज क्या होने वाला था। वो सीधा किचन में गया तो इसकी बहुत ही मन लगाकर कुछ बना रही थी। उसने इसकी को ऐसे मन लगाकर कुछ बनाते हुए पहली बार देखा था। राजवीर ने पहले इधर उधर देखा और फिर इसकी को पीछे से हग कर लिया। इसकी यूं अचानक से राजवीर को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। राजवीर उसे बहुत ही प्यार से हग करके खड़ा हो गया था। इसकी ने कहा, राजवीर कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? राजवीर ने कहा, देखता है तो देख ले, मुझे किसी से डर थोड़ी लगता है, तुम मेरी बीबी हो। ये सुनते ही इसकी ने कहा, हाँ मुझे पता है आपको डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे किचन में रोमांस करना भी तो ठीक नहीं है। राजवीर इस बात पर हंसने लगा था। वो इसकी के पास खड़ा होकर उससे कहने लगा, अच्छा ये तुमने किससे कहा? इसकी ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो? ये बात कोई किसी को कहता नहीं है, बल्कि सभी को पहले से ही पता होती है। इसकी राजवीर की तरफ देखकर उसे ये सब समझा रही थी कि साइड से वो जो बना रही थी वो नीचे से जलने लग गया था। इसकी को जैसे ही अलग से खुशबू आई तो उसने कहा, ये क्या हो गया? इसकी आज हलवा बनाने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि उदय प्रताप ने जब से उसकी चाय की तारीफ की थी तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस तरह वो तो कुछ भी बना सकती थी। इसकी ने देखा कि हलवा नीचे से सारा जल गया था। इसकी ने राजवीर से कहा, आपकी वजह से मेरा हलवा जल गया है। राजवीर ये बात सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसकी उसे ही ब्लेम कर रही थी। राजवीर ने इसकी से कहा, मैंने क्या किया है? इसकी अभी इतने गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने जले हुए हलवे को ठीक कैसे करे। उसने कहा, आपने ही मुझे डिस्टर्ब किया है, वरना आज मॉम की रेसिपी में से शानदार हलवा बना रही थी। इसकी ने देखा कि अब इस हलवे का कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वो परेशान होकर सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं राजवीर जानता था कि अभी उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं था। राजवीर भी अपने रूम में चला गया। इसके रूम में बैठकर राजवीर की तरफ गुस्से से देख रही थी। वहीं राजवीर भी चुपचाप अपना काम कर रहा था। इसके के मन में अभी बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वहीं राजवीर भी उससे ना तो सॉरी बोल रहा था और न ही उसे मना रहा था, बल्कि वो तो इसकी से रीवा के बारे में, उसके इंटरव्यू के बारे में भी नहीं पूछ रहा था। उसने भी सोच लिया था कि जब तक वो खुद नहीं बताएगी तब तक राजवीर खुद से कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया और राजवीर अभी चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था। इसकी को लगा कि उसे राजवीर को सब कुछ बताना है, लेकिन अभी वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकती थी, तो उसने एक आइडिया लगाया। उसने अपना फोन लिया और किसी को कॉल लगाया और कहा, ओए हेलो, कैसी है तू? इसकी जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी ताकि उसकी आवाज राजवीर के कान में भी जाए। इसकी ने फोन पर कहा, तुझे पता है आज मेरा इंटरव्यू था जो बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मुझसे इतने सवाल किए, लेकिन मैंने सबका आंसर बहुत ही आराम से दे दिया। मुझे तो लगता है कि तभी इसकी के फोन की घंटी बज गई। जैसे ही राजवीर को ये बात पता चली तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। वहीं इसकी को खुद पर ही हंसी आ रही थी, क्योंकि उसका पोपट हो गया था। राजवीर ने इसकी को हग करके कहा, मेरा अच्छा बेबी, जब गुस्सा रहा नहीं जाता तो होती क्यों हो? ये सुनते ही इसकी ने कहा, राजवीर, आपको भी तो मुझे मनाना चाहिए ना, लेकिन आप तो बस आकर यहाँ बैठ गए थे। राजवीर ने इस बात पर हंसते हुए कहा, जब नीचे रोमांस कर रहा था तब तुम्हें दिक्कत हो गई, यहाँ चुपचाप बैठा हूँ तब दिक्कत। आखिर बात क्या है इसकी, तुम कैसे मानोगी? राजवीर इसकी को हंसते हंसते ये सारी बातें कह रहा था। इसकी को ऐसा लग रहा था कि राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, इसलिए उसने
अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। राजवीर ये देखकर और हंसने लग गया, क्योंकि जब भी कोई भी बात इसकी के फेवर में नहीं होती थी तो वो रोना शुरू कर देती थी। राजवीर इसकी से कहता था कि ये इसकी का ब्रह्मास्त्र था। राजवीर ने अब बहुत ही प्यार से इसकी के सर को सहला दिया। इसकी को राजवीर की पैम्परिंग बहुत अच्छी लगती थी। इसकी ने अपना सर राजवीर की गोद में रखा और उसे सब कुछ बता दिया कि आज उसने क्या क्या किया और उसका दिन कैसा गया था। राजवीर इसकी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन राजवीर को एक बात आज साफ समझ में आ गई थी कि उदय प्रताप ने मीसा और इसकी के लिए ये इंटरव्यू और इजी बना दिया था। राजवीर और इसकी यूं ही बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रीत सैलून से निकले तब 6:30 हो गया था। उसने बहुत ही सुंदर येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके खुले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। जो भी उसे देख रहा था तो बस देखता ही रह गया था, क्योंकि येलो कलर उस पर बहुत सूट कर रहा था। रीत ने गाड़ी स्टार्ट की और वो सीधा कैफे चली गई थी। वो जैसे ही कैफे गई तो उसका वेलकम बहुत ही अच्छे से किया जा रहा था। वो जैसे ही अंदर आई तो सबसे पहले उसे एक बुके दिया गया, और ये बुके वही था जो उसे सुबह भी मिला था। रीत को इतना अच्छा लग रहा था कि कार्तिक उसके लिए ये सब कर रहा था। वो और अंदर गई तो उसने देखा कि कैफे में आज कोई नहीं था, इसलिए रीत ने वेटर से पूछा तो उसने कहा, मैडम आज कैफे पूरा बुक करवाया गया है। रीत ने ये सब फिल्मों में ही देखा था कि हीरो हीरोइन के लिए ये सब करता था, लेकिन अब तो उसे भी किसी सेलिब्रिटी से कम महसूस नहीं हो रहा था। वहीं दूर रीत को कोई दिखा। रीत ने जैसे ही उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसका मन हो रहा था कि वो कार्तिक को पीछे से हग करके हेलो बोलेगी। रीत जैसे वहाँ पहुँची और उसने उसे पीछे से हग किया तो किसी ने उसकी तस्वीर ले ली, और वो आदमी जैसे ही मुड़ा तो रीत हैरान रह गई थी।